गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। काफ़ी थोड़े अच्छे व्यू आ रहे हैं, पर हाँ आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जो कमिटमेंट था कि हाँ भाई हम डिटेलिंग डॉक्यूमेंटेशन वर्क सीखेंगे, तो कल एलआरएस का एक पोर्शन जो मैंने आपको सीट समझाया था कि एक्सेल सीट कैसे मेंटेन करना है, तो एलआरएस का डॉक्यूमेंटेशन वाला एक्सेल सीट अभी रेडी नहीं हुआ है, तो मेरे पास अभी जो रेडी है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम सीख रहे हैं मटेरियल रिकन्सिलेशन फॉर द स्टील वर्क। मतलब जहाँ पे भी रेनफोर्समेंट वर्क हम जहाँ पे करते हैं, तो पर्टिकुलर उसको कैसे मेंटेन करना है, उसका रिको कैसे होता है, फॉर द मंथ कैसे चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव बेस पे कैसे चेक करेंगे, और एवरी मंथ हमारा स्क्रैप बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर उस चीज़ को चेक करने के लिए स्टील रिकन्सिलेशन की एक्सेल शीट अलग से मेंटेन करते हैं। तो जो एक्चुअली नियर बाय मेरे जितने लोकेशन में है, और जो अभी पर्टिकुलर बिलिंग में काफ़ी डीप में उतरना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो दूंगा आपको, जो पर्टिकुलर आपके फील्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आप कभी भी इन फ्यूचर आगे बढ़ना चाहते हो, जैसे टेक्निकल हेड की पोस्ट पे अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि बिलिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर डिपार्टमेंट। सो अगर बिलिंग से हमें आगे बढ़ना है, तो हमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क आना चाहिए। अगर कोई पीएमसी में जाना चाहता है या फिर पर्टिकुलर कोई एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो लोग। भले साइट का नॉलेज कम होगा, इट्स ओके, बट पर्टिकुलर आपको डॉक्यूमेंटेशन का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा स्टील रिकन्सिलेशन। तो स्टील रिकन्सिलेशन पर्टिकुलर हम किस चीज़ पे चेक करते हैं कि भाई एक्चुअली जो हमारी साइट पे स्टील आया है, मतलब टोटल हमको जो स्टील रिसीव हुआ है, तो स्टील रिसीव हमको तीन तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन से हो सकते हैं। या तो फिर हम खुद स्टील परचेस करेंगे, या तो कोई अनदर साइड, मतलब समझ लो कि अगर आपकी मल्टीपल साइट चल रही है तो अनदर साइड से आप शिफ्ट करोगे, या तो थर्ड वन रहता है अगर कॉन्ट्रैक्टर फर्म है तो क्लाइंट हमको स्टील प्रोवाइड करता है। तो 3 स्टेज में रहते हैं। तो वो टोटल हम जिस हिसाब से हेड है, तो फॉर द मंथ जो हमारा स्टोर है, तो स्टोर में से हम वहाँ से उठा के इसको लेके आएंगे। मतलब समझ लीजिए कि स्टोर का डेटा हमको जहाँ से मिल रहा है, जो स्टोर हम क्लोजिंग करते हैं, तो स्टोर क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टील रिकन्सिलेशन, because without store closing I will be not able to understand how many steel is available and how many scrap in the side will be available. So पर्टिकुलर आपको स्टील रिकन्सिलेशन में जब भी आपका मंथ एंड आता है, या तो फिर आपका जब भी बिलिंग पीरियड ख़त्म होता है, तो पर्टिकुलर आप स्टोर क्लोजिंग के टाइम पे साइड इंजीनियर, स्टोर मैनेजर या स्टोर जो एग्जीक्यूटिव होगा वो, देन एज अ बिलिंग मैनेजर आपको पर्टिकुलर साइट विजिट करना है। साइट विजिट करके आपको फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना है। फिजिकल स्टॉक क्या है, स्क्रैप कितना पड़ा है, स्टोर यार्ड में मेरा WIP कितना पड़ा हुआ है, मतलब कट बैंड कितना पड़ा हुआ है, तो पर्टिकुलर सब कुछ डेटा आपको स्टोर से लेना पड़ेगा। विदाउट डेटा यू हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द स्टील इज वेस्टेज एंड हाउ मेनी परसेंटेज विल बी इन अ स्क्रैप्स। सो तो पर्टिकुलर इस सीट को हम इस हिसाब से समझते हैं कि पर्टिकुलर हम जहाँ से स्टील लाते हैं, या तो स्टील हमको साइड से मिलता है या तो फिर हमको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो वो मेरा हो गया टोटल रिसीव स्टील इन साइड। मतलब समझ लीजिए कि एवरी मंथ अगर मेरा यहाँ पे 10 टन 10 mm आया है, 8 mm आया है, 15 टन मेरा 10 mm आया है, 12 mm मेरा 20 टन आया है, 16 mm मेरा 50 टन आया है, फिर हमारा 20 mm है वो 55 टन आया है, 25 mm हाँ अगर है तो ठीक है, नहीं तो 32 MM मेरा 45 टन आया। तो टोटल समझ लीजिए कि मेरे पास 195 टन स्टील साइड पर अभी है, एज टू कंपेयर विथ स्टील इन साइड। ओके, तो 195 टन स्टील आया है, मंथ एंड क्लोज हो गया। तो मंथ एंड क्लोजिंग में हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास फुल लेंथ क्या पड़ा है। समझ लीजिए आगे अभी मेरा जैसे फाउंडेशन का काम चल रहा है, तो 10 mm बहुत कम यूज़ हुआ है, तो 10 mm मेरे पास अभी 5 टन फुल लेंथ पड़ा हुआ है। 8 mm सॉरी, 10 mm मेरे पास अभी 3 टन पड़ा हुआ है। एंड देन आफ्टर मेरे पास 12 mm है वो 5 टन पड़ा हुआ है। 16 mm मेरे पास अभी 4 टन पड़ा हुआ है। 20 mm मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 2 टन पड़ा हुआ है, और 32 mm मेरे पास अभी 15 टन पड़ा हुआ है। तो वो ये बता रहे हैं कि मेरे पास फुल लेंथ स्टील है, वो है 34 टन। मतलब पर्टिकुलर समझ लीजिए कि मेरे पास 34 टन स्टील है जो अभी अवेलेबल है। डन। तो अब ये समझते हैं कि पर्टिकुलर 34 टन स्टील में से अभी मेरे पास WIP क्या पड़ा है। समझ लीजिए कि फुल लेंथ हमारा बिलिंग पीरियड हो चुका है,
बराबर है। और बिलिंग में हमको क्वांटिटी ऐसे प्रोवाइड किया जाता है कि भाई जितना कास्टिंग होगा उतना ही आपको स्टील मिलेगा। या तो पर्टिकुलर ये समझ लीजिए कि आपका स्टील यार्ड में स्क्रैप मतलब छोड़ के जो भी आपका कट बैंड है, मतलब बीम का स्टील काट के पड़ा हुआ है, स्लैब का स्टील काट के पड़ा हुआ है, फाउंडेशन के एल काट के पड़े हुए हैं, वर्टिकल कॉलम के स्टील काटे पड़े, तो वो मेरे WIP में जाएगा। मतलब WIP में मेरे पास अभी समझ लीजिए कि कोई नहीं है, खाली 12 mm का है, 5 टन पड़ा हुआ है, और इसका है मेरे पास 4 टन, 5 इसका भी 5 टन पकड़ लेते हैं। मतलब समझ लीजिए कि मेरे पास अभी 44 टन स्टील है जो फिजिकल स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। मतलब वो यूज़ नहीं हुआ है पर है मेरे पास स्टील। तो मेरे पास अभी आप देखने जाओगे तो पर्टिकुलर सीन ये है कि ये क्या हो गया, अच्छा ये यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, इसके चक्कर में वो माइनस आ रहा है। डन, ओके, दिस इज अ लॉजिक। डन। तो ये बता रहा है कि भाई आपके पास 195 टन स्टील में से 44 टन स्टील आपके पास पड़ा हुआ है, तो 151 का कंजम्पशन होना चाहिए एज फॉर द एक्चुअल कंजप्शन। अब एक्चुअल कंजप्शन ऑफ थियोरेटिकल कंजप्शन समझना जरूरी है। एक्चुअल कंजप्शन मीन्स कि वो है कि जो आपके पास एक्चुअली स्टील अवेलेबल है और एक्चुअली आपने स्टील जो यूज़ किया हुआ है। तो अभी हमारा कंजप्शन ये बता रहा है कि 151 टन आपको, मतलब इसका आपको हिसाब देना है। 44 टन तो आपके पास पड़ा ही है, उसको छोड़ के आपको 151 टन का हिसाब देना है। तो बस जो ये हिसाब वाला गेम है वही हमारा स्टील रिकन्सिलेशन है। तो अब ये 151 का हिसाब हम कैसे देंगे, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है साइड पे, तो उसी को हम समझते हैं। समझो कि अब उसको हमें थियोरेटिकल कंजप्शन से माइनस करना है, तो हमें पता चलेगा कि हम सेविंग में है या तो फिर हमारा स्क्रैप कितना है और हमारा शॉर्टफॉल क्या आ रहा है। तो वो चेक करने के लिए अब थियोरेटिकल कंजप्शन समझते हैं। थियोरेटिकल कंजप्शन में पहला रहेगा कि भाई समझ लीजिए कि मंथ एंड में मैंने जब स्टोर क्लोज किया तो उस टाइम पे मैंने वर्क डन मीन्स मैंने बिल में कितना क्लेम कर चुका हूँ। समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 8.5 टन क्लेम किया हुआ है। देन आफ्टर 10 mm है वो मैंने 14.85 टन क्लेम किया हुआ है, और 12 mm है वो मैंने समझो 5 टन क्लेम किया हुआ, नहीं सॉरी 15.5 टन क्लेम किया हुआ है। 16 mm है वो मैंने 45 टन क्लेम किया हुआ है, और 20 mm है वो मेरा 52.5 क्लेम किया हुआ है, और 32 mm वो मैंने 24.75 टन क्लेम किया हुआ है। तो ये मेरा क्लेम क्वांटिटी हो गया कि भाई मैंने इतना टन स्टील क्लेम किया हुआ है। अब उसमें भी यहाँ फॉर्मूला डाल देते हम तो पता चल जाएगा। हाँ ओके, ये सॉरी ये गलत हो गया। हाँ हम यहाँ से उठा के डालेंगे। हाँ मतलब 161.10 टन ये हमने अभी तक क्लेम कर चुके हैं। और पर्टिकुलर ध्यान रखना कि स्टील रिकन्सिलेशन हमेशा क्यूमुलेटिव बेस पे ही बनेगा। दिस बिल का डेटा कैसे आएगा मैं आपको नीचे सीट में समझाते जाता हूँ, बराबर है। तो 161 टन मैंने क्लेम कर चुका हूँ। मतलब वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। मैं इसको 9.5 ले लेता हूँ, इसको 11.75। हाँ मतलब और इसको ले लेते हैं हम 4.25। मतलब समझ लीजिए 151 में से मैंने 147.750 क्लेम कर चुका हूँ। मतलब इतना स्टील मुझे बिल में मिल चुका है। समझ लीजिए अनबिल्ड मतलब वो हो गया जहाँ पे हमको कंक्रीट कास्टिंग होने के बाद स्टील मिलता है, तो वो सारे केसेस मेरे अनबिल्ड में चले जाएंगे। अब जो नीचे के हेड है, जो तानिया मेकिंग वर्क हो गया, नॉन पेएबल आइटम्स है, तो वो सब क्या है कि एक्चुअली साइड और कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मीन्स के समझ लीजिए कि स्टील हम शटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल कॉलम ज़्यादा लंबा है या 4.5 मीटर से ऊपर हाइट है, तो हम उसको बांधने के लिए या प्लम करने के लिए भी कई बार स्टील का यूज़ करते हैं। 8 mm स्टील है, 10 mm स्टील है, उसको ले प्लम में करने के लिए, तो वो वाला स्टील हो गया। नॉन पेएबल आइटम्स मीन समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको दिया हुआ है कि भाई पर्टिकुलर आपका जो भी स्टील कंजप्शन होगा हम एंड में आपको 2% एज अ लैब चेयर और वो सब पेएबल कर देंगे। तो वो जब लास्ट में पे होता है तो जो एक्स्ट्रा लैब और चेयर जाते हैं तो वो हमारा नॉन पेएबल हो जाता है, तो वो हमको यहाँ से निकालना है। तो वो जितना भी लैब चेयर के लिए क्वांटिटी चल रही है, जब BBS फाइनल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ डालनी है।
बराबर है। आप समझिए कि इंफ्रा के लिए, अगर आपका साइट डेवलपमेंट के लिए, अगर आपने लेबर कॉलोनी के लिए है, गेट के लिए है, या स्टोर ऑफिस के लिए कुछ भी आपने स्टील यूज़ किया है, तो वो इंफ्रा कॉस्ट में चला जाएगा। तो ये दोनों मिला के जो हमारा कंजप्शन आएगा वो होगा हमारा थियोरेटिकल कंजप्शन। मतलब समझ लीजिए कि वो हमने अभी कुछ भरा नहीं है, तो हमारे लिए जो एक्चुअल बिल क्वांटिटी है वही हमारा थियोरेटिकल कंजप्शन आ चुका है। मतलब अब सीन ये बन रहा है कि समझ लीजिए कि एवरी डाया वाइज हमको वेस्टेज पता चल रहा है, और टोटल क्यूमुलेटिव बेस पे भी हमको पता चल रहा है कि हाँ भाई आपका कितना वेस्टेज जा रहा है। परसेंटेज वाला कॉलम छोड़ दीजिए, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा परसेंटेज कैसे करना है, पर आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि हाँ भाई हमारा 3.25% है जो हमारा स्क्रैप है। मतलब इतना स्क्रैप हमारा हो चुका है। अब अगर आपका स्टार्टिंग में स्क्रैप सेल होता है तो इट्स ओके, नहीं होता है तो वो आपके पास स्क्रैप को आपको देखना पड़ेगा कि इतना स्क्रैप अवेलेबल है। अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए यहाँ पे 450 टन पड़ा है मेरे पास, ये हमारे पास पड़ा है 1.50 पड़ा है, ये हमारे 480 पड़ा है, ये हमारे पास 0.98 पड़ा है, ये हमारे पास 4.7 पड़ा है, और ये हमारे पास 1.5 पड़ा है। मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे पास 3 टन में से, सॉरी ये क्या हो गया, ओके डन, ये 147 वाला ही कॉपी बना ले गया। हाँ, मेरे पास है 2.687% स्टील पड़ा है। मतलब इतना वेस्टेज मैं साइड पे से ढूंढ सकता हूँ, बराबर है। तो अब वो स्टील अवेलेबल होने के बाद मेरे पास 570 kg इतना स्टील है जो मेरा हिडन है, मतलब शॉर्टफॉल है, इसको मैं ढूंढ नहीं सकता हूँ। कहीं मिट्टी में दब गया, कई बार हमने एक्स्ट्रा क्लेम कर दिया, या तो फिर हमने कहीं बिल में क्लेम करने भूल गए, कि वॉट एवर कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो अब ये देखिए कि टोटल वेस्टेज इंक्लूडिंग रोलिंग मार्जिन। अब रोलिंग मार्जिन क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, कि रोलिंग मार्जिन समझ के मेरे पास 2.2% है जो इतना वेस्टेज हो रहा है, एज कम्पेयर टू 147 टन का वर्क डन और 151 का अवेलेबल के सामने 2.2% है जो मेरा वेस्टेज है। अब वो वेस्टेज मेरा टोटल क्यूमुलेटिव बेस पे है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मेरा फर्स्ट बिल है तो प्रीवियस बिल में मेरा कोई भी नहीं आएगा। समझ लीजिए कि प्रीवियस मंथ में जो हमारा ये जैसे वेस्टेज आ रहा है, ये एक्चुअली जो ये वेस्टेज आ रहा है वो मेरा दिस मंथ का वेस्टेज है। तो नेक्स्ट मंथ में जब जाऊंगा तो मैं इसको यहाँ पे क्लेम करूँगा और उसके परसेंटेज डालूंगा। तो ये हो गया मेरा प्रीवियस मंथ। मतलब प्रीवियस मंथ में मेरा 750 kg वेस्टेज था। अब दिस मंथ में क्या आएगा तो उस हिसाब से मेरे को डालना है। जैसे प्रीवियस मंथ में समझ लीजिए मैं 750 डाल रहा हूँ, बराबर। मैं वही क्वांटिटी भी डाल दे रहा हूँ कि भाई जितना था मेरा वही है और कुछ मैंने अभी चेंज नहीं किया है। तो मेरा दिस मंथ का वेस्टेज आएगा 0, बराबर है। पर ये प्रीवियस का भी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे लिए अभी प्रीवियस कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास अभी यही आएगा कि दिस मंथ का वेस्टेज मेरा इतना ही है 3.5%। नेक्स्ट मंथ ये प्रीवियस में चला जाएगा और प्रीवियस का यहाँ पे दिस मंथ में आ जाएगा। तो मुझे दिस मंथ का पता चलेगा कि भाई पर्टिकुलर आपका कितना वेस्टेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे की 4 लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ कि ये कैसे होता है, कि दिस मंथ का वेस्टेज बढ़ना और दिस मंथ का वेस्टेज का परसेंटेज बढ़ना, वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो दैट्स इट। तो अभी बस ये देख लेते हैं कि हाँ भाई ये वेस्टेज कैसे बढ़ रहा है। अभी जितना है कि दिस मंथ का ही मैंने डाला है। अभी मैं आपको एक बिलिंग एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हाँ भाई इसमें कैसे चेक करना है, और उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।